गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया एनर्जी वीक। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो ये फ्लैगशिप इवेंट है इंडिया एनर्जी वीक, बेंगलुरु में इसको जो है वो इनाग्रेट किया है। और इसमें कुछ की हाइलाइट्स जो हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें एक प्रोजेक्ट है अनबॉटल्ड प्रोजेक्ट नाम से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको शुरू किया है। इसमें होगा क्या कि जो आपकी पेट बॉटल्स होती हैं उनको रिसाइकल करके फैब्रिक में जो है कन्वर्ट किया जाएगा और उससे ही जो है यूनिफॉर्म्स इंडियन ऑयल के जो है कस्टमर अटेंडेंट्स की तैयार की जाएगी। ऐसे ही ट्विन कुकटॉप मॉडल जो है इंडियन ऑयल का इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, वो भी जो है वो अनवेल किया गया है। इसमें बेसिकली आपका इंडोर सोलर कुकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सोलर और बाकी के एनर्जी सोर्सेज दोनों को वो इस्तेमाल कर पाएगा ताकि आप घर के अंदर भी इसको यूज़ कर सको। ऐसे ही इथेनॉल ब्लेंडेड जो है फ्यूल भी जो है वो लॉन्च किया गया है ऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा। तो इसको ये E20 फ्यूल जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड है। शुरुआत में 15 सिटीज़ में अवेलेबल होगा, धीरे धीरे इसको बाकी के कंट्री में भी जो है वो फैलाया जाएगा। अब इंडिया एनर्जी वीक है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इसको एज पार्ट ऑफ G20 इवेंट जो है वो बना रही है। और इसमें इंडिया की राइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेस दिखाई जा रही है और यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज़ को कि वो इंडिया के साथ जो है वो डायरेक्टली एंगेज कर सके और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थक्वेक्स। ये आपके ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2000 से ज़्यादा लोग, 4000 से भी ज़्यादा रादर लोग जो हैं वो टर्की और सीरिया के जो अर्थक्वेक है उसमें मारे गए हैं। अब इस अर्थक्वेक, ये जो अर्थक्वेक है ये हुआ कैसे है? आपको पता है कि जो टर्की वाला रीजन है ये एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक पर जो है लोकेटेड है। यहाँ पर अफ्रीकन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जो भी रिसेंट अर्थक्वेक आया है इसमें क्या हुआ है कि अरेबियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करी और उसने जो है एनाटोलियन प्लेट को ग्राइंड किया है। उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया है। और अब होता क्या है अर्थक्वेक, ये भी देख लेते हैं। जब दो ब्लॉक्स ऑफ अर्थ आपस में जो है वो स्लिप पास कर देते हैं तो जो है ये अर्थक्वेक आता है। जो भी लोकेशन अर्थ के सरफेस के नीचे होती है जहाँ पर ये अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और जो उसके बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? आपको पता है हमारा क्रस्ट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। प्लेट्स आपस में जो है वो मूव करती रहती हैं और जब ये आपस में टकरा जाती हैं एक दूसरे से तो उससे जो है अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है, क्योंकि इनके एजेस जो होते हैं वो रफ होते हैं। जब ये आपस में टकराएंगी तो इसकी जो है इससे जो है जो फ्रिक्शन जनरेट होती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब आपने अभी तक तो सुना होगा रिक्टर स्केल, ठीक है, लेकिन एक न्यू स्केल होता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ये जो है रिक्टर स्केल को अब रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है अ, अ, बहुत बड़े जो अर्थक्वेक्स होते हैं, जो मैग्नीट्यूड 8 से भी ऊपर के जो अर्थक्वेक होते हैं उनको जो है मेजर करने की भी पावर होती है अच्छे एक्यूरेट लेवल पर एज़ कम्पेयर टू रिक्टर स्केल। ठीक है। अब आपको पता होगा 2.5 से नीचे का अगर कोई अर्थक्वेक है तो उसको तो हम फील भी नहीं कर सकते। अप टू 5 तक का जो है उससे माइनर तक डैमेज होता है। 7.8 जो है वो मेजर अर्थक्वेक है जो टर्की में आया है, उससे सीरियस डैमेज होता है। अगर 8 से ऊपर का कोई भी अर्थक्वेक आए तो उससे तो टोटली जो है कम्युनिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जहाँ पर भी वो अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स। ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली HAL का हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लॉन्च जो है उसको इनाग्रेट किया है तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। कहा जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसमें इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो बनाए जाएंगे, धीरे धीरे इसको जो है वो आगे भी बढ़ाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड से ये जो है वो जो है इक्विप्ड है। और आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो प्लान कर रहा है कि लगभग 1000 जो है हेलीकॉप्टर्स अगले 20 साल में यहाँ से बनाए जाएं। इंडिया को इंटायरली इंडिजिनस हेलीकॉप्टर बनाने में जो है ये जो है एम्पावर करने वाला है और इंडिया को सेल्फ रिलायंस देगा ये हेलीकॉप्टर डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर में। अब हम HAL के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको 1964 में बनाया गया। जो है ये डेवलप, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकता है एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, एवियोनिक्स को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को, जो कि मिलिट्री और सिविल मार्केट्स के लिए ज़रूरी हैं। इवन ये रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज या भी देता है एयरक्राफ्ट्स के लिए। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं
क्योलाडियो नेशनल पार्क, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया है कि क्योलाडियो नेशनल पार्क के अंदर एक ज़ू बनाया जाए, और केवलादेव नेशनल पार्क को हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये आपके भरतपुर क्योंकि जो है डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये एक नेशनल पार्क बनाया गया था 1982 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। ये रामसर कन्वेंशन साइट भी है। विंटरिंग ग्राउंड है आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन का। अब जो ये ज़ू बनाया जा रहा है जिसका नाम वेस्क प्लान है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है? तो अब जो है स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि इससे जो है बायोडाइवर्सिटी रिजुविनेट हो जाएगी इस नेशनल पार्क की, और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो हैं उसकी वजह से बूस्ट होंगी। फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर, फ्रेंच गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट एजेंसी है अगले 8 साल में 12 करोड़ तक की फंडिंग देगी इस प्लान को जो है वो बनाने के लिए। एक एक्वेरियम भी जो है इंडिजिनस स्पीशीज़ के लिए लगाने का प्रोग्राम है इसमें, ठीक है। तो जो जैसे गेंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इन सब के लिए एक एक्वेरियम बनाने का भी प्रोजेक्ट है। अब कंसर्न्स यही हैं कि आप एक ग्लोबली सिग्निफिकेंट हैबिटेट जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स का हैबिटेट है, वहाँ पर आप ज़ू बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, म्यूजियम ग्रांट स्कीम आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने लोकसभा को बताया है कि म्यूजियम ग्रांट स्कीम जो है वो कैसा फंक्शन कर रही है, और उसका जो है वो क्या मोटिव है। 2013 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटीज़, ऑटोनॉमस बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, ट्रस्ट जो कि जो है रजिस्टर्ड हैं, उनको न्यू म्यूजियम्स बनाने के लिए जो है फंडिंग दी जाती है। एग्जिस्टिंग म्यूजियम्स को भी मॉडर्नाइज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो रीजनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंडिंग दी जाती है। मोटिव ये है कि कम से कम एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम हर स्टेट कैपिटल में जो है वो हर साल जो है डेवलप किया जा सके। अब इसके कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। तो कैटेगरी 1 वो वाले म्यूजियम्स हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट लेवल म्यूजियम्स हैं। बाकी के जो म्यूजियम्स हैं उनको कैटेगरी 2 में रखा गया है। तो जो स्टेट कैपिटल्स वाले म्यूजियम हैं उनमें रीनोन म्यूजियम जो हैं एग्जिस्टिंग, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, 15 करोड़ पर म्यूजियम की दी जा सकती है। और न्यू जो बनाए जाएंगे वो एज जॉइंट वेंचर्स बनाए जाएंगे विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी इन पीपीपी मोड, ठीक है। उसके लिए 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 20 करोड़ पर म्यूजियम जो है वो फंडिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, युवा संगम पोर्टल सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को जो है वो रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में जो है वो लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव जो है पीएम मोदी का है, और इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो है वो क्लोज टाइज बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंदर जो है वो ये इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। लगभग 20,000 यूथ जो है वो इंडिया में ट्रैवल करेगा और क्रॉस कल्चरल लर्निंग करेगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, और 18 से 30 साल का यूथ जो है उनको जो है ये मौका दिया जाएगा कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ कंट्री देखें और उनके आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस को सीखें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, एनवायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो डायरेक्टर हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उन्होंने बोला है कि एनर्जी एफिशिएंसी हमारे सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत अच्छे से जो है वो एक्सेलरेट हो रही है बिकॉज ऑफ परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। अब ये स्कीम है क्या? नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर ये स्कीम आती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने के लिए स्कीम को जो है वो शुरू किया गया है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि इंडस्ट्री में टारगेट्स होते हैं कि आपको इतना ही मिनिमम मैक्सिमम जो है आप कार्बन एमिट कर सकते हो, एनर्जी सेविंग करनी है आपको इतनी एटलीस्ट। तो जो तो एक्सेस में एनर्जी सेविंग्स कर लेते हैं उनको जो है वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका नाम होता है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। फिर वो जो है पावर एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे दो पावर एक्सचेंज बहुत फेमस हैं, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर जो है ये ई सी जो है आपके ESCs जो होते हैं इनको जो है ट्रेड किया जाता है, और जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वो इनको परचेज करके जो है वो एक तरह से उनको पैसा देते हैं जिन्होंने एक्सेस में सेविंग की है, एनर्जी सेविंग्स की है, ठीक है। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। ऐसे ही नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन हैं आपके नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में, और ये आपकी मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है। 2011 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो निसार आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार है उसको अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सदर्न कैलिफोर्निया से इंडिया की तरफ शिप कर दिया है। तो इसको जॉइंटली जो है नासा और इसरो ने बनाया है। एक एसयूवी साइज सैटेलाइट है जो 2800 किलोग्राम की जो है वो वेट की है। इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों के सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ऐसी पहली सैटेलाइट होगी जो दो डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज पर काम करेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ये आपके क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर पाएगी और कोई भी डेटा चाहे दिन हो चाहे रात हो किसी भी वेदर कंडीशन में जो है वो कलेक्ट कर पाएगी। ठीक है। तो जो इसमें नासा है, नासा ने एल बैंड रडार बनाया है, जीपीएस लगाया है और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर बनाया है डेटा स्टोर करने के लिए। इसरो ने इसमें एस बैंड रडार लगाया है और जीएसएलवी लॉन्च जो है सिस्टम इसमें जो है इसरो अपना देगा और अपना स्पेस क्राफ्ट लगाएगा। ठीक है। मिशन का ऑब्जेक्टिव है अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम को जो है वो ऑब्जर्व करना और अर्थ के लैंड और आइस कवर्ड सर्फेस को ग्लोबली जो है वो ऑब्जर्व करना विद 12 डे रेगुलरिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ये आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक सिविल रिविजन पिटीशन जो कि एक विमेन ने फाइल की थी विद रिस्पेक्ट टू हर डाइवोर्स, उसको जो है वो डिसमिस कर दिया है अंडर यूज द प्रोटेक्स्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। तो ये डॉक्ट्रिन होती क्या है? इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है द थिंग दैट हैज़ बीन जज्ड, मतलब जो पहले ही डिसाइड हो चुका है उसको आप सेम मैटर को नहीं उठा सकते। ठीक है। जब कोई लिटिगेंट एक ही लॉ सूट जिसके ऊपर डिसीजन आ चुका है उसको दोबारा उठाने की कोशिश करता है तो उसको हम उसी सेम मैटर पर जो है लॉ सूट फाइल करने की कोशिश करता है तो तब जो है कोर्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई करते हैं। कोर्ट्स कहते हैं कि ये जो है ऑलरेडी मैटर डिसाइड हो चुका है किसी और कोर्ट द्वारा, हम आप इसको दोबारा से लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देते हैं एज यूजलेस और इसको सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक मोटिव क्या है कि इनजस्टिस जो है, क्योंकि एक मैटर जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है अगर एक कोर्ट द्वारा, तो आप अगर जाके किसी और कोर्ट में उसको फाइल कर रहे हो तो ऑफकोर्स उससे जो है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो जुडिशियल सिस्टम का। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India Energy Week. This topic is important for your international relations and economy both. So PM Modi has recently inaugurated the flagship energy event, India Energy Week 2023 in Bengaluru. And under this, several initiatives have been launched in the green energy sector, like Unbottled project of Indian Oil Corporation, under which PET bottles will be recycled to produce yarn to knit fabrics and make uniforms for the Indian Oil's customer attendants. Similarly, a twin cooktop model of indoor solar cooking solution has been given, which would be using both solar and auxiliary energy resources simultaneously. And there has also been a launch of E20 fuel, that is petrol which is blended with 20% ethanol. So what is India Energy Week? So it is the flagship event of Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it is a part of the G20 calendar of events. It has been launched in Bengaluru to showcase India's rising prowess as an energy transition powerhouse and to expedite synergies between different stakeholders to identify new growth opportunities for international energy with international companies, international energy companies. So the next topic is earthquakes. This topic is important for your geography and disaster management sections both. So more than 2,000, rather 4,000 people have been killed on the borders of Turkey and Syria because of this earthquake that has struck the region recently. So what has caused this earthquake? You know that this region falls on the Anatolia tectonic block, which consists of the confluence of African, Eurasian, and Arabian plates. So in this particular case, the Arabian plate moved northwards and it grinded against the Anatolian plate. So you know that what is an earthquake? It is basically when two blocks of earth suddenly slip parts to one another, and it releases energy due to the friction that has caused by this interaction. So location which is immediately below the earth's surface where the earthquake has started is called the hypocenter, and the location that is directly above it on the surface is called the epicenter. So what are the causes of this earthquake?
So crust, you know, that is it is fragmented on into tectonic plates, and plates, when they constantly, because they constantly move at a slow pace, they slide past one another and they bump into each other. Because the edges of the plate are quite rough, they get stuck with one another, and while the rest of the plate keeps moving. So the plates, because they move far enough, and these edges, they interact with each other, creates these faults, and these faults become the bed for these earthquakes. So how we are going to measure these earthquakes? Of course, you know that we have been measuring the earthquakes using Richter scale, but since the past few years, a new method has been developed, moment magnitude scale. Because why we have developed this method? Because it is more reliant than the Richter scale. So for measuring the earthquakes which are more than magnitude 8 only, moment magnitude scale is more reliable than the Richter scale. So you know that any earthquake which is below 2.5 cannot even be felt by the humans, and quakes which are up to 5 causes uh, minor damage. The Turkish earthquake was about 7.8, which is classified as major earthquake, and it causes serious damage. Anything which is above 8 causes catastrophic damage. So the next topic is manufacturing of helicopters. This topic is important for your economy section. PM Modi has recently inaugurated the HAL's helicopter factory in Tumakuru district of Karnataka. It is touted as the largest helicopter manufacturing facility of Asia. It will initially produce only light utility helicopters, and slowly it will expand to more other uh, designs. So this factory will be equipped with state-of-the-art Industry 4.0 standards, and HAL is aiming to produce more than 1,000 helicopters in the next 20 years. So it will enable India to get self-reliance in this particular sector, and it will also meet India's helicopter requirements indigenously. If we look at HAL, then it came into existence in 1964. The company develops, designs, manufactures, and supplies aircraft, helicopters, avionics, communication equipment for military and civil markets. It also provides repair, maintenance, and support services for aircrafts of not just the Indian Armed Forces, but also certain other private industry also, like Boeing and Airbus. It is headquartered in Bengaluru, that is in Karnataka. So the next topic is Keoladeo National Park. This topic is important for your environment section. So the Rajasthan State Forest Department has recently proposed to construct a zoo inside Keoladeo National Park, which is also called the Bharatpur Bird Sanctuary. It is uh, it is a national park since 1982, and it has also been tagged as the World Heritage Site. It is also the Ramsar site because it is a wetland. It has been the wintering ground of critically endangered Siberian crane, and why this zoo being is what is the plan of this zoo or purpose of this zoo that is being constructed. So the aim of according to Rajasthan State Forest Department, is to rejuvenate the biodiversity of Keoladeo National Park and to boost its outstanding universal values. So as part of the plan, the AFD, that is the French government development agency, will fund up to 12 crore rupees over the next 8 years, and there will also be an aquarium for indigenous species. Of course, concerns have also been raised by environmental experts because the proposed zoo is coming up in a globally significant habitat which for migratory birds. So the next topic is museum grant scheme. This topic is important for the art and culture section. So this Union Minister of Culture has informed the Lok Sabha about this scheme, which was launched in 2013 to provide financial assistance to state governments, societies, autonomous bodies, local bodies, and trusts which are registered already under the Societies Act of 1860 to set up new museums. The aim is to, of course, strengthen and modernize the existing museums also, and to develop at least one central or state government museums in the state capital each year. So there are two components of this scheme. Under one, government owned state level museums are recognized, and under category 2, all other museums are recognized. So under the first category, financial assistance would be provided to existing renowned museums of central and state governments located in the capital cities, and the maximum financial assistance under this component would be 15 crore rupees per museum. And
Under category 2 museums, large scale museums as joint ventures with state governments and civil society organizations in PPP mode are being planned, and the government would foot the bill of about 40% of the project cost, subject to a maximum limit of 20 crore rupees per museum. So the next topic is Yuva Sangam portal. This topic is important for your social issues. So Yuva Sangam registration portal was recently launched at the Indira Gandhi National Center for Arts in New Delhi. It is an initiative of PM Modi, and the aim is to build close ties between youth of Northeast region and the rest of India under the Ek Bharat Shresht Bharat Abhiyan. And it is basically a cultural exchange program in which 18 years to 30 years of youth will get an opportunity to see different states of India to understand their art, culture, and heritage. So the next topic is perform, achieve and trade scheme. This topic is again important for your environment section. So director of Bureau of Energy Efficiency has said that the PAT scheme has helped in accelerating energy efficiency in our industrial sectors. So what is this scheme? It is part of the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, and it is being implemented by the Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power, and the aim is to reduce specific energy consumption in our industry. So excess energy savings, they are, if any industry makes excess energy savings, then it is converted into tradable instruments called the energy saving certificates, which are then traded at power exchanges called the IEX and PXIL. So designated consumers who fall short in their targets of energy efficiency or energy savings, they can bid for the purchase of these energy saving certificates to meet their targets. So what is the Bureau of Energy Efficiency? It's a statutory body under Ministry of Power, and it has been formed under the provisions of Energy Conservation Act of 2001. If we look at the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, then it is one of the 8 national missions under the National Action Plan on Climate Change, and the aim is to strengthen market for energy efficiency by creating a conducive regulatory and policy regime. It is being implemented since 2011. So the next topic is NASA ISRO synthetic aperture radar. This topic is important for your science and tech section. So NISAR has recently got a send-off ceremony by the American Space Agency in Southern California, and it will be shipped to India very soon. So it's a low Earth observatory which has been jointly developed by NASA and ISRO. It's an SUV size satellite weighing 2800 kilograms. It consists of both L-band and S-band synthetic aperture radar instruments. It is the first satellite mission to use 2 different radar frequencies. So it is because of it using 2 different frequencies, it is able to penetrate clouds and collect any data day and night regardless of the weather conditions. So NASA has provided the L-band radar, and ISRO has provided the S-band radar apart from other required instruments. So it will measure Earth's changing ecosystems, and it will also observe Earth through Earth's land and ice covered surfaces globally with a 12 days regularity. So the next topic is doctrine of res judicata. This topic is important for our polity section. So Madras High Court has recently dismissed a civil revision petition which has been filed by a woman related to her divorce. And what is doctrine of res judicata? It means the thing that has already been judged. So when a litigant tries to attempt when litigant attempts to file a subsequent lawsuit on the same matter, then this principle of res judicata applies, because the issue has already been decided by another court. So that's why the court dismisses the case and calls it useless. So res judicata is applicable both in civil and criminal matters, and it is exercised by the courts to prevent injustice to the parties who have already finished the case. Okay, so it also aims to avoid unnecessary wastage of resources and time of the judicial system. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.